3 साल में सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में किया बेहतरीन काम। शिक्षा विभाग में 7,000 नियमित भर्तियां। पंचायत चुनाव स्थगन पर बोले शिक्षा मंत्री, प्रशासनिक कांडों से लिया गया फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान सरकार ने विपरीत परिस्थितियों में भी हर विभाग और हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में अब तक 7,000 नियमित भर्तियां की जा चुकी हैं। इनमें जेबीटी से लेकर कॉलेज कैडर के प्रिंसिपल तक की नियुक्तियां शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि विभिन्न पदों पर हजारों नई भर्तियां जल्द की जाएंगी। वर्ष 2022 में प्रदेश में 350 ऐसे स्कूल थे जहां कोई शिक्षक नहीं था, लेकिन अब इनकी संख्या 100 से कम रह गई। इसी तरह सिंगल टीचर स्कूल की संख्या 3600 से घटकर करीब 2000 रह गई। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार है और आज हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षात्कार है। शिक्षा मंत्री ने कहा, हालिया आपदा से हुए नुकसान पर केंद्र सरकार से कोई खास मदद नहीं मिली, जबकि राज्य सरकार को केंद्र से सहयोग की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल राजनीति तक सीमित है। पंचायत चुनाव को लेकर के उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव स्थगित करने का निर्णय प्रशासनिक कारणों से लिया गया है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। चुनाव से भागने का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी के आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। स्थिति सामान्य होते ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, मंत्री ने कहा। ऑप्शन स्कीम जिसके माध्यम से आपके जो हमारे जिनका संबंध उस स्कूल से रहा है, चाहे और तरीके से भी अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो कोई पत्रकार बंधु है, चाहे वो कोई मैं समझता हूँ पॉलिटिकल आदमी है, वो भी अपने स्कूल को अडॉप्ट कर सकते हैं ताकि उस स्कूल के विकास में, उसकी स्कूल के डेवलपमेंट में वो भी अपना बहुमूल्य योगदान दे। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक योजना, ड्रेस कोड, ऐसे बहुत से निर्णय लिए गए जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि इन 3 वर्षों में जो आपके सर्वेक्षण एक समय में पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान विशेषकर जो आपके नेगेटिव सर्वेक्षण आ रहे थे, निराशाजनक सर्वेक्षण आ रहे थे, उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। जहां 2021 में आपने देखा होगा, 2021 में जो आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे का जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार जहां अतीत में हिमाचल प्रदेश हमेशा टॉप 5 स्टेट्स में गिना जाता था, हम 21वें स्थान पे पहुंच चुके थे। आपकी परख की रिपोर्ट, ये भी महत्वपूर्ण आपकी रिपोर्ट है जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के हर प्रदेश की जो शैक्षिक स्थिति उसकी बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसमें भी आप 8वें स्थान पे पहुंच चुके थे। आपका मैं समझता हूँ 8th का स्टूडेंट आपका 3rd का सिलेबस पढ़ने में असमर्थ था और ये आज हम सब के लिए एक खुशी की बात है, एक प्रसन्नता का विषय हम सभी प्रदेशवासियों के लिए कि आज नेस की रिपोर्ट में जहां हम 21वें स्थान पे थे, अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे हमारी रैंकिंग नंबर 3rd है। अगर हम यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड करते हैं तो हमारी रैंकिंग 5th आती है। और ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी मैं समझता हूँ स्वयंसेवी कोई एनजीओ की रिपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, क्रेडिट रिपोर्ट है। इसी तरह से परख के अनुसार भी आपकी जो असर की रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें भी रीडिंग और लर्निंग लेवल में हिमाचल प्रदेश को केरला से भी बेहतर आंका गया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये शुरुआती आपके संकेत है और इसी तरह से आज हिमाचल प्रदेश को टोटली साक्षर, टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में भी घोषित किया गया। आप जानते हैं कि 1947 के हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त आपकी जो पूरी लिटरेसी रेट हमारे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे जो 13% थी, आपकी हिमाचल प्रदेश की मात्र 7% के आसपास थी। और अगर हम उसमें महिला वर्ग को जोड़ेंगे, सिर्फ 2% के आसपास आपकी लिटरेसी थी। इसी तरह से आज वो अगर हम आप साथ लगते प्रदेशों की बात करें, उदाहरण के तौर पे, क्योंकि बहुत बड़ा आधा हिमाचल प्रदेश हमारा वो है जो आपका पंजाब से कटकर हिमाचल प्रदेश में 1960 के दशक में जुड़ा था। आज आप पंजाब का आपका लिटरेसी रेट 83% है। आज हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो गोवा के साथ हाईएस्ट इन कंट्री 99.30% है। तो मात्र ये 5-7 यूनियन टेरिटरीज और आपके प्रदेश है जिन्हें टोटल लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि अपने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारा प्रदेश जाना जाता था और आज शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में एक अच्छा मैं समझता हूँ कार्य हुआ है और इसके लिए मैं अपने विभाग को बधाई देता हूँ, समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। तो जबकि समक्ष नहीं थी, साथ ही साथ हमारे विपक्ष के साथ भी, जैसे आमतौर पे अभी हमारी आपदा का दौर चला, आपके सामने अभी मौसम की सामने कितने घने बादल आज के समय में भी है। जो जून में आपका क्रम, आपका मैं समझता हूँ वर्षा का प्रारंभ हो गया था,
जो नुकसान आपका मंडी जिला से प्रारंभ हुआ था, नवीनतम उदाहरण आपके समक्ष बिलासपुर का है, जहां पर हमारी लगभग कोई 17 बहुमूल्य जाने की लगभग कोई 5,500 करोड़ का नुकसान आपका प्रदेश का वर्तमान तक हो चुका है। और साथ ही साथ, और अगर हम डेट्स की बात करेंगे तो 2023 में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का लगभग कोई 10-12 हजार करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है वो 2025 में 2023 से अधिक हुआ है, लगभग कोई 500 प्लस एक्सीडेंटल डेथ्स को भी मिलाकर आपकी जो संख्या बन रही है वो 500 से अधिक बन रही है। तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय भी है, लेकिन सरकार अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रही है। हालांकि आप जानते कि अगर आप पीडीएनए की बात करेंगे, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं इस बात को असेस किया था कि लगभग कोई 10,000 करोड़ का नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हमें जो राहत मिली वो आप जानते हैं वो 2025 में मिली, और 25 में भी जो राहत मिली है उसमें मात्र जहां 2,000 करोड़ की बात करते हैं उसमें से 2,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो वो है जो प्रदेश सरकार का अपना है, लेकिन जो भी केंद्र से हमारे को मिला है मात्र 400 करोड़ के आसपास की राशि मिली है। और इस वर्ष भी आपके लगभग हमारा 5,500 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। और जहां 2023 में प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे, लेकिन इस दफा तो वो भी स्वयं सारी बातों को देख के गए हैं। हमें आशा है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट भी की, लगभग कोई 1,500 करोड़ की अनाउंसमेंट इस दफा भी की थी, शीघ्र अतिशीघ्र ये राहत का पैसा हमें दिया जाए। अगर ये पैसा लेट मिलेगा तो उसका कोई, मैं समझता हूँ, अर्थ नहीं होगा। और आज हमारे विपक्ष के साथ इन बातों को लेकर जहां गवर्नमेंट पे अटैक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखिए जो केंद्र के द्वारा जो हमें राहत मिलनी है, जो हमारी मदद समय पर होनी चाहिए, उसमें जो अभाव 2023 में देखने को मिला है वो वर्तमान में 2025 में भी कोई ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं है। अभी भी कोई, मैं समझता हूँ, जो पैकेज की मांग वर्तमान सरकार कर रही है, हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन इस बात को लेकर केंद्र की तरफ देख रही है। जहां प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पे जो हो सकता था, उदाहरण के तौर पे जो रिलीफ मैनुअल में संशोधन किया गया वो पूरे भारतवर्ष में ऐतिहासिक है। जहां पहले मात्र, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 1,30,000 के आसपास की राशि आपको घर के नुकसान पे होने पर मिला करती थी, आज वो राशि बढ़कर 7 लाख हो चुकी है। ऐसे हर दृष्टिकोण से को जितने भी बिंदु है सब जगह एक रचनात्मक बढ़ोतरी की गई है। तो जो विपक्ष की बातें मात्र वो राजनीतिक सीमित है, और जो मदद हमारी केंद्र के द्वारा होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ा अभाव पहले भी देखने को मिल रहा था, और वर्तमान में भी कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। डायरेक्टरेट्स को इसको रिस्ट्रक्चर करना, कंसोलिडेट करना, ये भी वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, निर्णय हमारा रहा है। और इसके पीछे सोच यही है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, चाहे मैन पावर की बात करें, चाहे संसाधनों की बात करें, वो विभाग सामूहिक रूप से उसका, मैं समझता हूँ, उसको उपयोग में लाया जा सके। इसी सोच के साथ जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो हमारी सरकार ने, विभाग ने निर्णय लिया, इसी सोच के साथ डिपार्टमेंट को कंसोलिडेट किया गया है। आपकी टीचर्स ट्रेनिंग, आप जानते हैं कि जैसे मैं नियुक्तियों की बात की, बहुत से पद ऐसे हैं जो बैच वाइज जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है और उसमें उनको लेटेस्ट ट्रेनिंग से वो परिचित हो। इसी सोच के साथ विशेषकर जो हमारे ये बैच वाइज जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग को भी हमने प्रारंभ किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। ये भी जैसे आपने देखा होगा कि सिंगापुर प्रिंसिपल एकेडमी के साथ समझौता हुआ, हमारे चाहे यूनेस्को की बात हो, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना एक अलग नाम रखते हैं, वो इसी सोच के साथ है कि आने वाले समय में क्वालिटी एजुकेशन और जो हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस है, चाहे वो, मैं समझता हूँ, अपने राष्ट्र की बात है, देश की बात है, चाहे वो विदेश की बात है, उससे हमारी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का वो परिचित हो। इस सोच के साथ ये भी MOUs आपके किए गए हैं। और आपने देखा होगा मेधावी छात्रों को प्रदेश में नहीं, हालांकि आपके टीचर्स ट्रेनिंग का तो अन्य प्रदेश के द्वारा भी हमारे बहुत से टीचर्स बाहर गए, लेकिन प्रथम बार जो मेधावी छात्र आपके सरकारी स्कूलों से अगर बाहर गए हैं, वो हिमाचल प्रदेश को, मैं समझता हूँ, इस उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के, विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के हमारे स्टूडेंट्स को, जो मेरिटोरियस बच्चे थे, उनको विदेश जाने का अवसर मिला, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र आने की बात हो, हमारे चाहे चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात हो, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात हो। ये भी एक नई सोच वर्तमान सरकार की रही है। एनुअल रैंकिंग, एक हेल्दी आपका कंपटीशन हो, प्रतिस्पर्धा हो,
कॉलेजेस में, स्कूल्स में रैंकिंग, चाहे लाइब्रेरीज की बात हो, चाहे वो आपके पूरे एकेडमिक मैं समझता हूँ एक्टिविटीज की बात हो, वो भी हमारी सरकार ने एनुअल रैंकिंग प्रारंभ की है। डिजिटल अटेंडेंस, ये भी एक अच्छी सोच थी जिसके माध्यम से पूरा शिक्षा विभाग को पूरी जानकारी उपलब्ध हो, चाहे स्टूडेंट्स की बात, उनकी अटेंडेंस की बात हो, चाहे हमारे टीचर्स की बात हो। ये भी वर्तमान सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। और साथ ही साथ मैं समझो जहां तक तो पंचायत इलेक्शन की बात है, ये प्रशासनिक कारणों से, ये किसी राजनीतिक कारणों से इसको डिले करने की बात नहीं। और इसमें आप सभी से, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे आपकी आपदा के दौरान जो नुकसान प्रदेश का वो आपके समक्ष है, और ये स्वयं माननीय मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, भागने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता, आप इसको कितना डिले कर सकते हैं। लेकिन ये सबके सामने है कि कितना नुकसान प्रदेश का, और अभी भी जैसे मैंने कहा कि ये बादल संकट के अभी भी खड़े हैं, और आगे जैसे इस तरह की आपकी प्रिडिक्शन भी है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी कि इस बार इस तरह से आपका मॉनसून, आपकी वर्षा का कहर रहा है, आपकी बर्फबारी भी इस बार अत्यधिक होगी। और भाजपा को अपने साथ लगते प्रदेश उत्तराखंड, वहां तो भाजपा की सरकार है, वहां पर भी पंचायती राज के इलेक्शन, उन्होंने खैर रीजन तो कोविड का दिया था कि कार्य नहीं हो पाए, वो भी लगभग कोई 1 वर्ष के आसपास, 1 वर्ष के बाद आपके इलेक्शन हुए हैं हमारे साथ सीमावर्ती क्षेत्र हिमाचल के साथ। तो इस तरह का कोई नहीं, मात्र मैं समझता हूँ जैसे ही आपका ये सारा ये डिजास्टर से रिलेटेड जो आपका सड़कों को खोलने की बात हो, चाहे वो आपकी बर्फबारी की बात की बात हो, तो शीघ्र ही इलेक्शन भी होंगे। ये तो जो उनकी स्टेटमेंट राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले भी तो इलेक्शन आपने देखा होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन अगर डेफर हुए, वो कांग्रेस कार्यकाल के दौरान 2022 में डेफर नहीं हुए थे, वो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब जयराम जी स्वयं मुख्यमंत्री थे, जो आपके इलेक्शन मेरे को लगता है मार्च अप्रैल में होने थे 2022 में, वो 2023 में हुए। तो आपके सामने सारी बातें, और जो वो कह रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नेताओं की बात हो, चाहे जर्नलिस्टों की बात हो, चाहे किसी की बात हो, ये सब पर बात मैं समझता हूँ लागू होती है। और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में आपके प्राइवेट स्कूल्स थे ही नहीं। अगर आप देखेंगे, अगर आप 2003 का, क्योंकि 2003 में प्रथम बार मैं विधायक बना था, और जितनी भी मूर्तियां मेरे आपके सामने दिख रही है, सभी जितने हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे राज साहब को छोड़ के सभी सरकारी स्कूलों से निकले हैं। और साथ ही साथ उस वक्त आपके प्राइवेट स्कूल्स हुआ नहीं करते थे, मात्र कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स हुआ करते थे। एक तरह से उस वक्त विकल्प ही नहीं था। 2003 के बाद एक मैं समझता हूँ काफी जो एक गैप आपका स्पेस था, आपके जो सरकारी स्कूल थे वहां पर प्राइवेट स्कूल भी आपके बड़े हैं, मशरूम हुए हैं। तो निश्चित रूप में अब किसी को अब बाध्य तो किया नहीं जा सकता कि वो एक डिसीजन होता है। मैं तो चाहता हूं कि बाकी स्टेट्स ने भी अडॉप्ट कर दी। मैं तो डे 1 2023 से लेकर इस बात को कह रहा हूं कि जैसे हम अपने क्वालिटी एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, हालांकि हमने प्रयास किया, कई कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये ट्रांसफर पॉलिसी हो, ताकि जो इस एक तरह से आपका जो शैक्षिक सत्र के दौरान हमने निर्णय लिया था, पिछले वर्ष भी लिया था, हालांकि वो निर्णय भी काफी मैं समझता हूँ उसमें विरोध भी सहना पड़ा, लेकिन हमने निर्णय लिया और उसका परिणाम था। जैसे असर की रिपोर्ट आ रही है, आपकी नैस की रिपोर्ट आ रही है, अगर आपका टीचर आपका पूरा कंसंट्रेशन के साथ, हमको पता है कि हमने इसी स्कूल में कार्य करना है, तो निश्चित रूप में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और इसका हल आज नहीं तो कल आपको ट्रांसफर पॉलिसी बनानी पड़ेगी। इसके बारे में तो मैं पिछले 3-4 महीने से अपनी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अब वर्तमान में जो कार्यभार मिला है, सबसे बड़ा विभाग है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन और ये कार्यभार भी हाईकमान ने दिया है हमारे को, और अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलती है और ये भी पार्टी अध्यक्ष का बहुत बड़ा पद होता, तो पीछे हटने का भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन काम करने की जहां बात है, उसमें हमारा प्रयास पहले भी रहा है, और त्रुटियां आपकी कम से कम हो। आने वाले समय में 100% त्रुटि मुक्त कभी भी कोई भी विभाग नहीं रह सकता, कभी समाज नहीं रह सकता है। लेकिन ये